जिस मानवा को अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है वुडोंग क्वेनकुन। अगर आपको इस मानवा का लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर इसका लिंक सेंड कर दूंगा। सब शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हम एक वॉरियर को देखते हैं। ये वॉरियर अपने मुकाबले के लिए तैयार होता है। ये वॉरियर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर भी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम लिन डोंग होता है वो 8 साल का होता है एंड वो अपने फादर को इस कंपटीशन में लड़ता हुआ देख रहा होता है। वो अपने फादर को इस कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं एंड मुस्कुराते हैं। ये बैटल होने वाली थी डाइयन डायनेस्टी लिन शी क्लैन मार्शल आर्ट कंपटीशन अब स्टार्ट होता है एंड कंपटीशन के स्टार्टिंग का फर्स्ट राउंड होता है मेन ब्रांच की फैमिली का लिन लैंग टियान एंड क्विंगियन फैमिली के आउटर ब्रांच के लिन शाओ के बीच में। लिन डोंग जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होता है उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसका फादर इस राउंड को जरूर जीतेगा, इसलिए वो अपने मन के अंदर कहता है मेरे फादर को सब लोग जीनियस कहते हैं। ग्रैंडफादर ने कहा था कि क्विंगियन के यंगर जनरेशन में मेरे फादर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। बैटल के स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग के कुछ ही सेकंड्स में लैंग टियान अपने एक ही मूव के साथ लिन शाओ को हरा देता है। लिन शाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लिन डोंग अपने फादर को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। डोंग खुद से पूछता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे फादर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लिन शाओ को इतने आराम से हराने के बाद लैंग टियान उसकी तरफ देखता है एंड उसे कहता है तुम आउटर ब्रांच के सिर्फ एक ट्रैश हो। डोंग अभी भी नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसके आंसू नहीं रुकते एंड वो अपने फादर का नाम जोर से चिल्लाता है। इस इंसिडेंट के 6 साल बाद डोंग को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। वो बच्चे डोंग को पीट रहे होते हैं। लिन शान जो कि डोंग को बुली कर रहा होता है वो डोंग से कहता है एक ट्रैश का बच्चा ट्रैश ही होता है, तुम लोगों को लिन फैमिली से जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंग से अपने फादर की बेइज्जती सहन नहीं होती। वो खड़े उठने की कोशिश करता है एंड शान से कहता है लिन शान अगर तुमने मेरे फादर को एक और बार ट्रैश कहा तो मैं तुम्हारी हालत बद से बदतर कर दूंगा। शैन इस बात को सुनने के बाद डोंग को एक जोरदार किक मारता है एंड उसे कहता है मैं और तुम जैसे से पिटूंगा। शैन की किक की वजह से डोंग नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। शैन डोंग से कहता है तुम्हारे ट्रैश फादर की वजह से हमारी फैमिली जो है वो अपना सर ऊंचा नहीं कर पाएगी। अगर ग्रैंडफादर का सपोर्ट तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम्हारी फैमिली क्विंगियंग से कब की निकल चुकी होती। शैन की बात सुनकर दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं। शैन डोंग से कहता है तुम्हारे ऊपर कुत्ते की तरह नीचे लेटना सूट करता है। अब शैन डोंग के पास जाता है एंड उसके सर पर अपना पैर रखता है एंड उसे कहता है आखिर तुम किसे घूर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर मुझसे फाइट करने की हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। सच में फादर और सन तुम दोनों ही ट्रैश हो। डोंग इस बेइज्जती के बाद अपने मन के अंदर कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब डोंग की आंखें उसके बिस्तर पर खुलती हैं। डोंग खुद से पूछता है क्या मैं घर पर हूँ। अब तभी वहाँ पर डोंग की मॉम आती है एंड वो उससे पूछती है क्या तुम जाग चुके हो, तुम रोड साइड पर बेहोश पड़े हुए थे, तुम्हें काफी ज्यादा चोटें लगी थी। डोंग की मॉम डोंग को बताती हैं कि कैसे उन्हें डोंग की कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। अब तभी डोंग के फादर पीछे से डोंग की मॉम से कहते हैं लुइयन उसे डिफेंड करना बंद करो। डोंग के फादर शियाओ डोंग से कहते हैं बिना किसी एबिलिटी के साथ तुम फाइट लेने की हिम्मत कर रहे हो, ये सिर्फ मुसीबतों को दावत देने जैसा है। दूसरों से पंगे लेने के बजाय तुम्हें अपने आप को ट्रेन करने पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। डोंग पर चिल्लाने की वजह से शियाओ की हालत खराब हो जाती है एंड वो खांसने लगता है। डोंग की मॉम डोंग के फादर के पास जाती है एंड उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है। डोंग के फादर जवाब देते हैं कि वो ठीक है। डोंग अपने फादर की बात से नाराज हो जाता है एंड वो अपने फादर से कहता है आखिर वो कौन होते हैं आपको ट्रैश बोलने वाले, मैं उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। डोंग की बात सुनकर डोंग के फादर अपना मुंह नीचे कर लेते हैं एंड डोंग की मदर थोड़ी चिंता में आ जाती हैं। डोंग अब चुप हो जाता है। डोंग के फादर डोंग को कहते हैं तुम इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं, अपने आप को ट्रेन करो और नेचुरली वो लोग अपना मुंह बंद कर लेंगे। डोंग के फादर इतना कहने के बाद दोबारा से खांसने लगते हैं। डोंग की मदर डोंग के फादर को चुप रहने के लिए कहते हैं लेकिन अभी भी डोंग के फादर चुप नहीं होते। वो डोंग की मदर को कहते हैं लुइयन उस रेड गिनशंग पिल को लो एंड उसे डोंग को दे दो। उस रेड गिनशंग पिल के साथ डोंग की ट्रेनिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इस बात को सुनकर डोंग की मॉम कहती है लेकिन वो रेड गिंगशंग पिल जो है वो तुम्हारी इंजरीज को ठीक करने के लिए है। डोंग के फादर डोंग की मदर से कहते हैं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर में मैं और मेहनत करूंगा और डोंग के लिए माउंटेन से एलिक्सर्स फाइंड करूंगा। मैं ऑलरेडी एक यूजलेस आदमी हूँ, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए कौन सी दवाइयाँ यूज की जाएं, उन सभी का कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा उन एलिक्सर को मेरे बजाय डोंग के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। इस चीज से डोंग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर पाएगा।
अपनी फादर की बात सुनकर डोंग चिल्लाते हुए कहता है, आप यूजलेस नहीं हैं, ये सच नहीं है। फादर, आप क्विंगयांग टाउन के सबसे ज्यादा बड़े जीनियस हैं। ग्रैंडफादर के अलावा आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं हमारी फैमिली में। डोंग अपने फादर को देखता है। उसके फादर बहुत ज्यादा सैड होते हैं, लेकिन वो अपने दुख को अपने चेहरे से बयां नहीं करते और शांत खड़े रहते हैं। डोंग के फादर बहुत ज्यादा बरसात में बाहर जाते हैं एंड डोंग से जाते हुए कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सब पास्ट की बातें हैं। डोंग अपने फादर को जाता हुआ देखता है। डोंग की मदर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सिचुएशन को देखकर रोने लगती हैं। डोंग अपनी मदर के पास जाता है एंड उन्हें कहता है, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, मुझे फादर के साथ वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जरूर और मेहनत करूंगा एंड फैमिली कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को हासिल करूंगा। और हाँ, मैं जरूर उस तरीके को ढूंढूंगा जिससे कि मैं फादर की इंजरीज को ठीक कर पाऊं। डोंग की मदर डोंग की बात सुनकर थोड़े खुश होते हैं। वो उससे कहते हैं, तुम सच में काफी अच्छे बच्चे हो। डोंग की मदर डोंग को बताते हैं कि वो जानती हैं कि डोंग के फादर जो है वो उसके प्रति काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। डोंग की मदर डोंग को बताती हैं कि डोंग के फादर हमेशा सैड रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने लिन फैमिली को सभी के सामने बेइज्जत किया है। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने दिल में अपने दर्द को छुपाए हुए रखते हैं। डोंग के फादर जो कि बाहर बहुत ज्यादा बरसात में खड़े होते हैं, वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक पेड़ पर जोरदार पंच मारते हैं। दूसरी ओर डोंग की मदर डोंग को बता रही होती है कि कैसे डोंग के फादर ने अपना सब कुछ लगा दिया ताकि वो डोंग को ट्रेन कर सके। डोंग के फादर की लास्ट उम्मीद सिर्फ डोंग है। डोंग के फादर को उम्मीद है कि डोंग उन्हें फ्यूचर में रिप्लेस करेगा और लिन फैमिली की नई होप बनकर बाहर निकलेगा। डोंग अपनी मॉम की सारी बातों को सुनता है। कुछ समय बाद डोंग की मदर रोना बंद करते हैं एंड वो डोंग को बोलते हैं कि वो अभी भी छोटा है, इसीलिए कोई बात नहीं अगर वो चीजों को नहीं समझता है। डोंग के मदर डोंग को बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक जो कुछ भी डोंग को बोला है उसके बारे में उसे अपने फादर को कुछ नहीं बोलना है। अब डोंग की मदर रेड गिंगसेंग को प्रिपेयर करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं एंड वो जाते हुए डोंग को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। डोंग इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो टेबल पर अपने हाथ को जोर से मारता है एंड कहता है, मदर, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब चीजें समझता हूँ। फादर का गुस्सा, आपका दुख और लोगों का हमारे ऊपर हंसना, ये सभी चीजें हुई हैं लिन लैंग टियान की वजह से। लिन लैंग टियान की वजह से हमारी फैमिली को ये सब भुगतना पड़ रहा है। मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। अब डोंग कसम खाता है कि वो लैंगटियान से सब चीजें वापस लेगा। वुडोंग क्वेनकुन के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम डोंग को देखते हैं जो कि नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। डोंग के पीठ पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा होता है एंड वो उस पत्थर के साथ 300 पुशअप्स मार लेता है। अब तभी डोंग के पास एक लड़की चिल्लाते हुए आती है एंड वो चिल्लाते हुए आकर उस पत्थर पर हाथ रख देती है जो पत्थर डोंग के पीठ पर रखा होता है। अब वो लड़की डोंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की के डोंग के पीठ के ऊपर हाथ रखने की वजह से डोंग के ऊपर वो पत्थर गिर जाता है एंड डोंग नीचे लेट जाता है एंड उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर वो लड़की कहती है, मरना मत। अब डोंग भी खड़ा हो जाता है एंड कुछ टाइम बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो लड़की डोंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? डोंग उस लड़की को कहता है, मैं ठीक हूँ। वो लड़की डोंग से कहती है, अगर तुम इंजर्ड हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंग उस लड़की को बताता है कि 6 महीने के बाद नेक्स्ट फैमिली कंपटीशन होने वाला है, इसलिए वो अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। वो लड़की जो डोंग के पास खड़ी होती है उसका नाम क्विंगटैन होता है। क्विंगटैन के कोई माँ बाप नहीं होते एंड उसे डोंग की मॉम ने अडॉप्ट किया होता है। डोंग एंड टैन बचपन से भाई बहन की तरह रहे हैं। हालांकि अब टैन जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, इतनी खूबसूरत कि दूसरे टाउन के लोग भी टैन को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। टैन डोंग को बोलती है कि वो सिर्फ डोंग के बारे में चिंता कर रही है। टैन को पता चलता है कि डोंग की ये हालत शैन की वजह से हुई है। इस चीज से टैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो डोंग से कहती है, ये सब दोबारा से शैन ने किया है ना? मैं जाकर लिन शियाइजी की हेल्प लेती हूँ तुम्हारे लिए। डोंग इस चीज को सुनकर कहता है, इस चीज की कोई जरूरत नहीं। टैन डोंग से पूछती है, लेकिन क्यों? डोंग टैन से कहता है, उस कमीने ने मेरे फादर की बेइज्जती की है मेरे सामने। अगर मैंने लिन शियाइजी की हेल्प ली तो शैन को इस चीज से मेरे बारे में और ज्यादा उल्टा सीधा बोलने का मौका मिल जाएगा। मैं पर्सनली उसे सबक सिखाऊंगा। टैन डोंग को बोलती है, लेकिन शैन की जो युवान पावर है वो ऑलरेडी टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर में है। डोंग, और तुम्हारी बॉडी जो है वो टेम्पर्ड बॉडी के 2nd लेयर में है, तुम उसे नहीं हरा सकते। टैन की ये बात डोंग को चुभती है एंड वो चिल्लाते हुए टैन से कहता है, तुम काफी ज्यादा बोलती हो, मुझे अपने समय को इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये सुनकर टैन कहती है, लेकिन अब डोंग अपने मन के अंदर कहता है, शैन ना केवल उसने मुझसे 6 महीने पहले से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था, बल्कि उसके डैड जो हैं वो लिन फैमिली के फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं ताकि वो शैन की प्रैक्टिस के लिए उसे एलिक्सर्स दे सकें।
अब क्योंकि मेरे फादर ने लिन फैमिली की सभी हेल्प को रिजेक्ट कर दिया है अपनी इंजरी की वजह से, इसीलिए नेचुरली वो कम्पीट नहीं कर सकते। लिन शियाओ अपनी इंजरी से पहले हेवनली युआन पर होता है, लेकिन इंजरी की वजह से अब लिन शियाओ अर्थली युआन पर पहुंच चुका होता है। सभी लोगों से ऊपर लिन लैंग टियान होता है। डायन डायनेस्टी की 4 फैमिलीज के अंदर वो लिन फैमिली का लेजेंडरी जीनियस है। लैंग टियान के रिसोर्स और टैलेंट अनमैच्ड हैं। डोंग सभी लोगों को गाली देता है एंड कहता है कि उन सभी लोगों के पास अच्छी कंडीशंस एंड रिसोर्सेज हैं, इसीलिए वो इतने ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। डोंग खुद से कहता है कि उसके पास उनकी तरह कंडीशंस एंड रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है उन सभी लोगों को पास करने के लिए, और वो है कड़ी मेहनत करना। डोंग अपने मन के अंदर कहता है कि वो डेफिनेटली सभी लोगों को सरपास कर देगा और वो सभी लोगों से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के दिखाएगा। अब डोंग अपनी डंबल की मदद से ट्रेनिंग कर रहा होता है। अचानक से उसका डंबल चमकने लगता है और वो गायब हो जाता है। ये देखकर टैन भी शॉक्ड हो जाती है। कुछ टाइम बाद डोंग बोलता है कि वो फाइनली टेम्पर्ड बॉडी के 3rd लेयर में पहुंच चुका है। टैन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है एंड वो डोंग के गले लग जाती है एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। डोंग टैन को बताता है कि ये सब जरूर रेड गिनसेंग का इफेक्ट होगा जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। ये उसकी पहली बार है जब उसने एलिक्सर का इस्तेमाल किया है। डोंग कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छी तरीके से काम करेगा। टैन डोंग से पूछती है कि क्या एलिक्सर सच में ट्रेनिंग पर काफी इम्पैक्ट डालते हैं। डोंग टैन से कहता है बिल्कुल, एलिक्सर्स के पास एबिलिटी होती है बॉडी को नरिश करने के लिए और जो युवन यूज हुआ है उसे रिप्लेनिश करने के लिए। एलिक्सर ट्रेनिंग के स्पीड को डबल कर सकता है। कहते हैं कि काफी ज्यादा हाई ग्रेड एलिक्सर्स भी होते हैं जो कि किसी के भी लेवल को रेस कर सकते हैं, किसी को भी रिवाइव कर सकते हैं और उनके काफी ज्यादा मिस्टीरियस इफेक्ट भी होते हैं। डोंग अब कहता है कि काश उसके पास और ज्यादा एलिक्सर्स होते, तब वो शैन को आराम से पीछे छोड़ पाता। टैन डोंग से कहती है अगर तुम्हें एलिक्सर्स चाहिए तो क्यों ना तुम उन्हें अपने ग्रैंडफादर से मांगो। डोंग कहता है मैं ये नहीं करना चाहता। मेरे फादर की इंजरी के बाद फैमिली में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो हमसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते। अगर मैं ग्रैंडफादर के पास जाता हूँ तो दूसरे लोग जो हैं वो मुझे घमंडी नजरों से देखेंगे। मैं उन लोगों से नीचा नहीं दिखना चाहता। फादर कहते हैं कि जो इनजस्टिस होता है लाइफ में वो छोटा नहीं होता। अगर हमारी फैमिली की अच्छी कंडीशंस नहीं है उसके बावजूद भी मैं किसी से नहीं हारूंगा। मैं अपनी मेहनत से उन सभी हाई एंड माइटी लोगों को हराऊंगा। टैन इस बात को सुनकर कहती है ये तो सिर्फ तुम कह रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एलिक्सर्स होंगे तो वो काफी अच्छा होगा। अगर तुम्हारे पास एलिक्सर्स नहीं हुए तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चीजें मुश्किल हो जाएंगी। डोंग ये सुनकर दोबारा से डिप्रेस हो जाता है। अब तभी वहाँ पर उन दोनों के फादर आते हैं। लिन शाओ वहाँ पर आता है एंड डोंग से कहता है जो रेड गिनसेंग है वो ग्रेड 1 एलिक्सर है और उसके इफेक्ट के कुछ लिमिट्स हैं। इतनी जल्दी आगे बढ़ने में तुम्हारे खुद के हार्डवर्क ने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा लगातार एफर्ट और हार्डवर्क जो है वो तुम्हारे पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें तुम्हारी एज के दूसरे बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। ये सुनकर डोंग कहता है हाँ मैं और मेहनत करूंगा। अब तभी शाओ कहते हैं तुम्हें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और लेजी नहीं बनना चाहिए, है ना क्वीन टैन। टैन इस बात को सुनकर घबरा जाती है एंड वो कहती है आपने बिल्कुल सही कहा। अब टैन डोंग को कहती है कि उसे अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और अब वो वहाँ से जा रही है। अब टैन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि वो अपने मदर का डिनर बनाने में मदद करने के लिए जा रही है। टैन के जाने के बाद डोंग अपने फादर से कहता है कि टैन जो है वो सिर्फ चिंता कर रही है, इसीलिए उसने वैसा कहा था। डोंग के फादर कहते हैं कि उन्हें इस चीज के बारे में पता है। अब डोंग के फादर डोंग से कहते हैं कि अब क्योंकि वो 3rd लेयर पर पहुंच चुका है तो इसीलिए वो उसे कुछ फिश टेक्निक्स दिखाने वाले हैं। ये सुनकर डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब डोंग के फादर डोंग को एक फिश टेक्निक दिखाते हैं। उस फिश टेक्निक को देखकर डोंग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। डोंग के फादर डोंग को बोलते हैं कि जिस मार्शल आर्ट्स को वो डोंग को सिखाने वाले हैं उसे पेनिट्रेटिंग फिस्ट कहते हैं। इस फिस्ट को 9 एकोस के नाम से भी जाना जाता है। डोंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि जल्दी से उसे वो सिखा दीजिए। डोंग कहता है कि एक बार अगर वो उसे सीख लेगा तो उसके बाद शैन उसे कभी बुली नहीं कर पाएगा। अब डोंग के फादर डोंग को फिश टेक्निक सिखाने लगते हैं। डोंग को फिश टेक्निक सिखाते समय डोंग के फादर डोंग से अपने मन के अंदर माफी मांगते हैं क्योंकि वो डोंग को दूसरों की तरह अच्छी ट्रेनिंग कंडीशंस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डोंग ने कभी कंप्लेन नहीं की, वो बस मेहनत करता गया। डोंग के फादर कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि डोंग जरूर लिन फैमिली का चमकता हुआ सितारा बनकर दिखाएगा। अब ईटिंग फिश टेक्निक को सिखाते हैं। अब उस पूरे दिन तक डोंग प्रैक्टिस करता रहता है एंड वो प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। वो खुद से कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं पेनिट्रेटिंग फिस्ट को पूरे दिन तक प्रैक्टिस करता हुआ आया हूँ और अभी मैं सिर्फ 1 एको को ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मेरे हाथ काफी ज्यादा दर्द हो रहे हैं, मैं और ज्यादा डंबल्स को भी नहीं उठा सकता।
अब डोंग लंगड़ाते हुए एक केव के पास जाता है। वो केव डोंग की एक सीक्रेट बेस की तरह होता है। डोंग उस केव में पहुंचकर कहता है, फाइनली मैं यहाँ पर आ गया, ये मेरा सीक्रेट बेस है। उस केव में एक पॉन्ड होता है जिसमें पानी रखा होता है। अब डोंग अपने कपड़े उतारता है एंड उस पानी में नहाने के लिए चला जाता है। डोंग उस पानी में थोड़ी देर नहाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करता है। अब क्योंकि डोंग पूरे दिन पेनिट्रेटिंग फिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए उसके हाथ चोटों से भरे होते हैं। वो अपनी चोटों को देखता है एंड कहता है, टेम्पर्ड बॉडी थर्ड लेयर भी काफी ज्यादा कमजोर है। अरे नहीं। अब डोंग सोचने लगता है कि उसे 9 एकोस को प्रोड्यूस करने में अपनी बॉडी को कितना ज्यादा और ट्रेन करना होगा। डोंग ये सोचकर परेशान हो रहा होता है। डोंग खुद से कहता है, अगर मेरे पास एलिक्सर्स होते तो चाहे बात मेरी बॉडी को ट्रेन करने की होती या मार्शल आर्ट्स की होती, मैं और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता था। डोंग ये सोचकर उदास हो रहा होता है कि उसके पास ज्यादा एलिक्सर्स नहीं है। डोंग सोचता है कि काश वो इतना लकी होता कि वो अपने लिए थोड़े से एलिक्सर्स ढूंढ ले। अब डोंग उस चट्टान के पास थोड़ी देर के लिए सो जाता है। डोंग की बॉडी पर काफी ज्यादा चोट लगी होती है, इसीलिए उसका ब्लड उस तालाब के पानी के साथ मिक्स हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो तालाब का पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। वो गर्म पानी डोंग को फील होता है एंड डोंग चिल्लाते हुए उठता है। अब डोंग उस तालाब की तरफ देखता है एंड कहता है, आखिर ये पानी इतना ज्यादा गर्म कैसे हो गया। अब डोंग अपनी इंजरीज की तरफ देखता है। वो खुद से कहता है, अरे नहीं, ऐसे तो मेरी इंजरीज और ज्यादा खराब हो जाएंगी। अब जैसे ही डोंग अपने हाथों की तरफ ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी इंजरीज ठीक हो चुकी हैं। डोंग को महसूस होता है कि उसके बॉडी के ऊपर की स्किन जो है वो और ज्यादा टफ हो चुकी है। डोंग इस चीज के बारे में सोचता है एंड उसे पता चलता है कि ये तो टेम्पर्ड बॉडी की 4th लेयर में पहुंचने का साइन है। डोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि वो आज के दिन ही 3rd लेयर पर पहुंचा था और इतनी जल्दी वो दूसरे लेयर पर कैसे पहुंच सकता है। अब डोंग सोचने लगता है कि क्या कहीं उसने ऐसी चीज तो नहीं खा ली थी जिसने कि उसकी चोट को ठीक करने में उसकी मदद की हो। अब डोंग को टैन का बनाया हुआ खाना याद आता है जो कि काफी ज्यादा भद्दा दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो इंसेक्ट से बना होता है। डोंग उस खाने के बारे में सोचता है एंड कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि टैन के बनाए हुए खाने से ये हुआ हो। अब डोंग उस तालाब की तरफ देखता है एंड कहता है, शायद से ये इस रॉक पूल की वजह से हुआ हो। डोंग देखता है कि पूल का कलर चेंज हो चुका है। डोंग उस पूल के पास जाता है एंड उस पूल के पानी को देखता है एंड उसके अंदर अपना हाथ डालता है। डोंग को पता चलता है कि उस पूल के अंदर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है और शायद से इस एनर्जी को ग्रेड 3 के एलिक्सर्स भी मैच ना कर पाए। ये चीज डोंग को काफी ज्यादा खुश करती है क्योंकि ये बिल्कुल उसके लिए एक चीट स्किल की तरह होता है। ये पुल अब पूरी हाई क्वालिटी एलिक्सर से भर चुका होता है। डोंग सोचता है शायद से भगवान ने उसको ये ट्रेजर दिया है। अब डोंग सोचने लगता है कि अचानक से उस पूल के अंदर ऐसा इफेक्ट कैसे आ सकता है। पूल को ध्यान से देखने के बाद डोंग को पता चलता है कि पानी के अंदर से रेड कलर का पिगमेंट बाहर आ रहा है जिसकी वजह से वो पूल रेड हो चुका है। अब डोंग पूल के अंदर जाता है एंड अंदर जाते हुए खुद से कहता है, ये मौका मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे इसकी तहकीकात करनी होगी। अब डोंग उस पूल के अंदर जाता है एंड उस पूल के अंदर उसे रॉक का एक पीस मिलता है जिसके ऊपर एक फिंगरप्रिंट होता है। उस फिंगर के मिडल में एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि बाहर निकल रहा होता है। डोंग उस पत्थर को देखता है एंड कहता है, क्या इसी रीजन की वजह से स्प्रिंग के वाटर का कलर चेंज हो गया था। अब डोंग उस स्टोन को बाहर निकाल लेता है। डोंग उस स्टोन को ध्यान से देखता है एंड कहता है, इस पत्थर को पकड़ने पर एक तरह की सॉफ्टनेस आ रही है। इसका मतलब ये एक स्टोन, जेड या फिर वुड नहीं हो सकता। इसके सरफेस पे कुछ अजीब सी लाइंस भी हैं, मानो जैसे कि वो मिस्टीरियस सिंबल हो। वो रेड लिक्विड जो था वो इसके अंदर से निकल रहा था, शायद से ये एक ट्रेजर होगा। अब डोंग सोचने लगता है कि हालांकि उसे नहीं पता है कि किसने इस केव में इस तरीके के ट्रेजर को छोड़ा होगा, लेकिन अब क्योंकि ये केव उसी की सीक्रेट बेस है इसीलिए डोंग उस मिस्टीरियस चीज को अपना बना लेता है। अब तभी डोंग को पीछे से टैन की आवाज आती है। टैन डोंग को ढूंढते हुए इस केव में आई होती है। टैन डोंग से कहती है कि उसकी मदर जो है वो उसे खाने के लिए बुला रही हैं। टैन को अचानक से देखकर डोंग टैन को बोलता है कि उसने उसे डरा दिया था। डोंग को अजीब रिएक्ट करता हुआ देखकर टैन डोंग से कहती है, क्या तुम सीक्रेटली यहाँ पर स्वीट पोटैटो बेक कर रहे थे। डोंग ये सुनकर कहता है, नहीं, चलो अब घर चलते हैं। टैन जाते हुए डोंग से कहती है, मुझे तुम पर शक हो रहा है। अब वो लोग अपने घर पे पहुंचते हैं, खाना खाते हैं एंड सोने का समय हो जाता है। सोते हुए भी डोंग के पास वो मिस्टीरियस स्टोन होता है। अब जब डोंग सपना देख रहा होता है तो सपने में वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वो खुद से क्वेश्चन करता है कि ये कौन सी जगह है। अब तभी एंट्री होती है डोंग के जैसे दिखने वाले एक और लड़के की। डोंग अपने सपने में खुद को देखता है एंड वो खुद को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। डोंग को पता चलता है कि वो सामने खड़ा हुआ लड़का वही है। अब डोंग के जैसे दिखने वाला वो लड़का पेनिट्रेटिंग फिस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करता है। ये देखकर डोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है
क्योंकि डोंग की तरह दिखने वाला वो लड़का पेनिट्रेटिंग फिस्ट से 10 एकोस को प्रोड्यूस कर पा रहा था। ये चीज डोंग को काफी ज्यादा हैरान इसीलिए करती है क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि पेनिट्रेटिंग फिस्ट जो है वो सिर्फ 9 एकोस को प्रोड्यूस कर सकती है। डोंग को ये चीज काफी ज्यादा अमेज करती है एंड वो कहता है हालांकि मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन ये लड़का जो कि मेरे सामने खड़ा है वो मेरे फादर से अच्छा पेनिट्रेटिंग फिस्ट को इस्तेमाल कर सकता है। अब वो लड़का डोंग के सामने पेनिट्रेटिंग फिस्ट की ट्रेनिंग करता है। डोंग भी खुद को देखकर वही चीज प्रैक्टिस करता है एंड खुद से कहता है जब तक मैं इसकी मूवमेंट को फॉलो करूंगा तो मुझे विश्वास है मैं पेनिट्रेटिंग फिस्ट को अच्छी तरीके से और तेजी से सीख पाऊंगा। कुछ समय की ट्रेनिंग के साथ डोंग 4 एकोस को प्रोड्यूस कर पा रहा होता है और ये चीज उसे और ज्यादा खुश करती है। अब सुबह हो जाती है। डोंग सुबह खड़े उठता है एंड खुद से कहता है क्या ये सपना था? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। अब डोंग खड़े उठकर पेनिट्रेटिंग फिस्ट को प्रैक्टिस करता है। डोंग को पता चलता है कि वह पेनिट्रेटिंग फिस्ट से 5 एकोस को प्रोड्यूस कर पा रहा है और इससे साफ साफ ये पता चलता है कि वो चीज ड्रीम नहीं थी। डोंग हालांकि काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन वो खुद से कहता है जो चीज मैंने कल सीखी थी उसकी वजह से अब मैं 5 एकोस को प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। मैंने किसी और के बारे में ऐसा नहीं सुना है कि किसी ने चीजों को इतनी जल्दी हासिल किया हो। मेरे कल रात का मिस्टीरियस सपना जो है वो शायद इस पत्थर को उठाने की वजह से हुआ है। अब डोंग उस स्टोन को बाहर निकालता है एंड उसे बाहर निकाल कर देखने लगता है। डोंग कहता है ये पत्थर बिल्कुल भी मामूली नहीं है, ये पत्थर वैसी चीजें निकाल रहा है जो कि हाई ग्रेड एलिक्सर से कंपेरेबल है। ना सिर्फ ये पत्थर एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट ट्रेनर को भी प्रोड्यूस कर रहा है। लगता है कि मेरे पास अब एक ऐसा ट्रेजर दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए उसी पूल के अंदर आ जाता है। कुछ टाइम तक उस पूल के अंदर रहने के बाद डोंग फाइनली टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर पर पहुंच जाता है। डोंग काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो कहता है फाइनली मैं स्टेप पर पहुंच चुका हूँ। लिन शैन जो कि अपनी टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर को दूसरों को बुली करने के लिए यूज करता है, तुम देखना मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत पीटूंगा। अब डोंग उस मिस्टीरियस स्टोन को देखता है एंड कहता है मैं इतनी जल्दी इम्प्रूव कर पाया वो सब इस स्टोन की वजह से हुआ है। 10 दिन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो लिक्विड इस मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन के अंदर से बहता है वो ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके इफेक्ट ग्रेड 3 के एलिक्सर से कंपेयर किए जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा हाईली लग्जूरियस है। इस स्टोन टेलिस्मैन के एक ड्रॉप को पानी में मिलाने से मेरी ट्रेनिंग की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे से गरीब वॉरियर के लिए ये ऐसी चीज है जिसे कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इस स्टोन की एक और अमेजिंग बात है, इस स्टोन के अंदर एक मिस्टीरियस स्पेस है और वो स्पेस तब आती है जब मैं सो जाता हूँ। मेरे सोने के बाद मेरे सपने में मेरे जैसे दिखने वाला एक वॉरियर आएगा जो कि लगातार मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करेगा। जो ये दूसरा मैं हूँ वो काफी ज्यादा परफेक्ट मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करता है, यहाँ तक कि उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी टॉप क्लास है। इस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अब डोंग जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है इस स्टोन टेलिस्मैन के साथ शाओये जो है उसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब जब तक मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा तब तक मेरी ट्रेनिंग की स्पीड मॉन्स्टर क्लास रहेगी। जो लोग खुद को जीनियस कहते हैं वो सिर्फ इंतजार करें, मैं लिन टोंग तुम सभी को पीछे छोड़ दूंगा। इन सभी चीजों को कहने के बाद डोंग उस केव के बाहर आता है। डोंग काफी ज्यादा अवेयर होता है, वो खुद से कहता है फ्यूचर में मुझे और ध्यान रखना होगा। जब दूसरों लोगों को इस मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन के बारे में पता चलेगा तो मेरी जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब तभी डोंग को पीछे से एक लड़का बुलाता है। वो लड़का डोंग को ब्रदर इन लॉ कहता है। उस लड़के का नाम लिन शेंग क्वैंग होता है। वो लड़का डोंग के पास आकर डोंग को कहता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। पहले डोंग उस लड़के को पीटता है उसे ब्रदर इन लॉ कहने के लिए। डोंग उस लड़के से पूछता है कि वो उसे ब्रदर इन लॉ क्यों बुला रहा है, तो वो लड़का शेंग डोंग से कहता है कि जब वो टैन से शादी कर लेगा तो वो उसका ब्रदर इन लॉ ही हो जाएगा। ये सुनकर डोंग उसे कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करो। शेंग डोंग से कहता है कि सब चीजें पॉसिबल है। ये सुनकर डोंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहता है कि वो सिर्फ यही बकवास करने के लिए वहाँ पर आया है। ये सुनकर शेंग डोंग को बताता है कि नहीं, सच में कुछ खराब हुआ है। उसकी फ्यूचर वाइफ यानी कि टैन को शैन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये सुनकर डोंग घबरा जाता है एंड वो चैंग को टैन के पास ले जाने के लिए कहता है। अब डोंग एंड चैंग टैन की तरफ दौड़ते हुए जाने लगते हैं। चैंग दौड़ते हुए डोंग को बताता है कि वो वहाँ पर पहुंचकर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो शैन से नहीं जीत पाएगा, इसीलिए उन्हें उनके फादर लिन शाओ को बुलाना चाहिए। डोंग इस बात को सुनकर कहता है कि इस चीज की आज कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लिन शैन को खुद सबक सिखाएगा। दूसरी ओर लिन शैन जिसने कि टैन को घेरा होता है वो टैन से कहता है जो स्कारलेट सनग्रास तुम्हारे पास है उसे पहले मैंने ढूंढा था, अगर तुम वो मुझे नहीं देती हो तो आज घर जाने के बारे में मत सोचना। टैन शैन की बात सुनकर घबराई हुई होती है लेकिन तब भी वो लड़ने की कोशिश करती है। वो शैन से कहती है कि वो सिर्फ बकवास कर रहा है। उस स्कारलेट सनग्रास को पहले टैन ने ढूंढा होता है लेकिन अब शैन
टैन से उसकी चीज को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टैन उसे अंत तक मना करती है। टैन शैन को बोलती है कि ये चीज उसने डोंग के लिए ढूंढी है, इसीलिए वो शैन को वो चीज बिल्कुल भी नहीं देगी। इस चीज को सुनकर शैन टैन से कहता है, अगर तुम मुझे ये चीज नहीं दोगी तो मैं बाद में डोंग को पीट कर ये चीज उससे ले लूंगा। ये सुनकर टैन काफी ज्यादा घबरा जाती है। शैन टैन से कहता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जब समय आएगा तो मैं उसे पीटूंगा और उससे एलिक्सर को ले लूंगा। ये सुनकर टैन काफी ज्यादा उदास हो जाती है, वो रोने लगती है एंड कहती है, मैंने डोंग को काफी ज्यादा मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन फाइनली मैंने एक ऐसी चीज ढूंढी जो कि उसकी ट्रेनिंग करने में उसकी मदद करती। अब शैन टैन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। शैन टैन से कहता है कि अगर वो उसे ग्रास अभी नहीं देगी तो वो बाद में डोंग को पीट कर उसे ले लेगा। ये सुनकर टैन और ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो उस ग्रास को देने के लिए अपना हाथ आगे करती है। टैन को ये करता देख शैन उस पर काफी ज्यादा हंसता है एंड टैन काफी ज्यादा रोते हुए अपने मन के अंदर डोंग से काफी ज्यादा माफी मांगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डोंग पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर डोंग कहता है, लिन शैन, आखिर तुम्हारी एक लड़की से चीज छीनने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हारी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये सुनकर शैन चिढ़ जाता है एंड वो कहता है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो डोंग? क्या तुम पागल हो चुके हो? डोंग की इस बात सुनकर शैंग एंड टैन डोंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंग कहता है, ये काफी समय से घमंड में है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। अब शैन डोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एंड वो हमला करते हुए इसे कहता है, मैं घमंडी हूँ तो क्या हुआ, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम कचरा हो। डोंग भी फाइटिंग पोजीशन में तैयार हो जाता है एंड वो उसे कहता है, चलो देखते हैं कि कचरा कौन है। अब डोंग अपने पेनिट्रेटिंग फिस्ट की मदद से एक ही स्ट्राइक में शैन को नॉकआउट कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शैन डोंग से कहता है, ये नामुमकिन है, तुम टेम्पर्ड बॉडी के 2nd लेयर पर हो और मैं टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर पर हूँ। डोंग शैन से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं भी टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर पर हूँ। ये सुनकर शैन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। डोंग शैन से कहता है, और हाँ, मेरा मार्शल आर्ट्स जो है वो तुमसे काफी अच्छा है। चलो मुझे अब बताओ कि कचरा कौन है? तुमने काफी समय से मुझे परेशान किया है, अब समय आ चुका है तुम्हें सबक सिखाने का। अब डोंग शैन पर पेनिट्रेटिंग फिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में एक और वॉरियर आ जाता है जो कि शैन को डोंग से बचा लेता है। डोंग उस वॉरियर को देखकर कहता है, तुम कौन हो? वो वॉरियर डोंग को देखकर कहता है, तुम टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर पर हो और तो और तुम पेनिट्रेटिंग फिस्ट के 4 एकोस को प्रोड्यूस कर सकते हो। लिन डोंग, तुम्हारी प्रोग्रेस कम नहीं है। उस वॉरियर को देखकर शैन खुश हो जाता है। उस वॉरियर का नाम होंग होता है एंड वो टेम्पर्ड बॉडी के 6th लेयर पर होता है और वो युवान पावर को इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए डोंग होंग को वहाँ पर देखकर थोड़ा घबराया हुआ होता है। अब शैन होंग को एक्सक्यूज देता है कि कैसे वो डोंग से हार गया था, लेकिन होंग शैन को चुप रहने के लिए कहता है और उसे छोटे से एलिक्सर के लिए ये सब करने के लिए भी डांटता है। होंग टैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, वो उसे अपनी हेल्प ऑफर करता है, लेकिन टैन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। डोंग भी होंग से कहता है कि उन्हें उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने एफर्ट से चीजों को पाने में विश्वास रखते हैं। अब डोंग एंड होंग की आपस में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद होंग डोंग को चैलेंज करता है एंड डोंग को अपने युवान पावर का भी नमूना दिखाता है। युवान पावर को इस तरह देखकर सभी लोगों को भी कंफर्म हो जाता है कि होंग सच में टेम्पर्ड बॉडी के 6th लेयर पर है। टैन को डोंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और एक चैंग होता है जो कि टैन को वहां से भागने के लिए कहता है। अब होंग डोंग पर हमला करता है एंड डोंग भी उसके हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्योंकि युवान पावर में होंग काफी ज्यादा आगे होता है, इसलिए नेचुरली डोंग होंग का सामना नहीं कर पाता एंड उसे चोट लग जाती है। डोंग खुद से काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि अभी तक होंग ने अपनी मार्शल आर्ट्स भी इस्तेमाल नहीं की होती। दूसरी तरफ चैंग जो कि अभी भी टैन को अपने साथ भागने के लिए कहता है, अब होंग डोंग से हार मानने के लिए कहता है। होंग डोंग से कहता है कि उसे अपने फादर की तरह बनने की जरूरत नहीं है। अब होंग डोंग के फादर की बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से डोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। होंग सिर्फ डोंग को गुस्सा ही दिलाना चाहता था ताकि वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़े और वो उसे और ज्यादा चोट पहुंचाए, लेकिन तभी वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाती है एंड वो होंग एंड डोंग की फाइट को रुकवा देती है एंड उन दोनों से कहती है कि वो लोग लिन फैमिली के ही पार्ट हैं, इसीलिए उन लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। डोंग उस वॉरियर की बात मान जाता है। उस वॉरियर का नाम लिन शी जी होता है। अब वहाँ से जाते हुए होंग शांति से कहता है, फैमिली कंपटीशन जो है वो 6 महीनों में होने वाला है और डेफिनेटली मैं उसका विनर बनूंगा। दूसरी ओर डोंग कहता है, उस समय पर मैं ग्रैंडफादर से मेरी अरेंज मैरिज के लिए मदद मांगूंगा। अब जाते हुए होंग कहता है, नेचुरली जो मेरी ब्राइड है वो टैन होने वाली है,
इसलिए तुम्हें मेरी फ्यूचर ब्राइड का ध्यान रखने में मेरी मदद करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम एक राउंड जीतोगे। हॉन्ग ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है एंड डोंग की तरफ देखता है। डोंग ये सुनकर कहता है हॉन्ग जीतने के बारे में मकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंग कहता है लिन हॉन्ग काफी ज्यादा घमंडी बन रहा है, वो स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेगा। अब चैंग कहता है कि वो हॉन्ग एंड शैन को सबक सिखाएगा। चैंग इतना गुस्सा इसीलिए होता है क्योंकि हॉन्ग ने टैन के साथ शादी करने की बात की होती है। अब चैंग चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरी क्विंग टैन से शादी करना चाहते हो। चैंग की ये बात सुनकर डोंग उसे एक लात मारता है एंड कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि क्विंग टैन तुम्हारी है? मैं किसी को भी टैन से ऐसे ही शादी नहीं करने दूंगा। हॉन्ग की बात सुनकर उसके साथ में खड़ी हुई शी जी उसे कहती है लेकिन जो फैमिली कंपटीशन है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। हॉन्ग टेम्पर्ड बॉडी के 6th लेयर में है, इसीलिए मुझे डर है कि काफी कम ही लोग होंगे जो कि उसका मुकाबला कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर मैं भी फाइट करूँ तो उसे हराने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम है। इसीलिए शायद से उस समय पर ग्रैंडफादर जो है वो हॉन्ग का टैन के साथ शादी के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लें। डोंग इस बात को सुनकर कहता है हॉन्ग का कैरेक्टर से मुझे कोई मतलब नहीं है, फादर जो है वो डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तभी टैन बीच में कहती है हालांकि फादर के एंड फैमिली के बीच का रिलेशन जो है वो काफी अच्छा नहीं है, इसीलिए अगर वो मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तब भी चीजें जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएंगी। शीजी कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने सुना कि लिन हॉन्ग के फादर लिन मैंग जो है उनका अंकल शाओ के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, वो बचपन से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इस बात को सुनकर डोंग बीच में कहता है अगर ऐसी बात है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर मैं फैमिली कॉन्टेस्ट में लिन हॉन्ग को हराता हूँ तो वो शादी की बात को ग्रैंडफादर के सामने नहीं करेगा। डोंग टैन से कहता है तुम चिंता मत करो टैन, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तब तक मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ये सुनकर टैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शीजी भी डोंग को कहती है कि वो भी इस चीज में उसकी मदद करेगी। अब काफी ज्यादा शाम हो जाती है एंड वो सभी लोग अपने अपने घर जाने के बारे में सोचते हैं। सभी लोग अब अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। अपने घर की तरफ जाते हुए डोंग टैन से कहता है टैन अब तुम्हें माउंटेन्स में मेरे लिए एलिक्सर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम बस उसके बारे में मुझे बता देना। टैन इस चीज के ऊपर हामी भरती है एंड उसे कहती है डोंग शायद मुझे भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, अगर मैं पावरफुल बन गई तो लोग तुम्हें बुली नहीं करेंगे। ये सुनकर डोंग हैरान हो जाता है एंड वो टैन से कहता है आखिर इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? अब डोंग मजाक में टैन के सिर पर एक मुक्का मारता है। टैन उसे कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। अब डोंग टैन से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें आज की बात को एक सीक्रेट रखना होगा, वो इस चीज को अपने फादर को पता नहीं लगने दे सकते। हालांकि डोंग इस चीज से अनजान होता है कि उसके फादर उसके सामने ही खड़े होते हैं। अब डोंग अपने फादर से टकराता है, वो अपने फादर की तरफ देखता है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या वो लोग उससे कुछ छुपा रही हैं। डोंग एंड टैन अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डोंग घबराते हुए अपने फादर को बताता है कि वो किसी भी चीज को उनसे नहीं छुपा रहे हैं। अब डोंग एंड टैन अपने फादर से स्वीट पोटैटोस का बहाना बनाते हैं, हालांकि उनके फादर को सभी चीजें पता होती हैं। अब लिन शाओ उन दोनों से पूछते हैं कि क्या वो दोबारा से लिन शैन एंड हॉन्ग से फाइट कर रहे थे। ये सुनकर डोंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। टैन अपने फादर की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो घबराते हुए अपने फादर को सारी चीजें बता देती है। कुछ टाइम बाद लिन शाओ डोंग से कहते हैं मैंने सुना तुमने आज लिन शैन को हराया है, मुझे अपने हाथ को दिखाओ। डोंग अपने फादर के सामने अपने हाथ को आगे करता है। उसके फादर उसके हाथ को देखते हैं एंड कहते हैं तुम टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर पर पहुंच चुके हो, अब समझ में आया कि तुम लिन शैन को कैसे हरा पाए, लेकिन तुम तो कुछ ही दिन पहले टेम्पर्ड बॉडी के 3rd लेयर पर पहुंचे थे, आखिर तुम इतने ज्यादा फास्ट कैसे डेवलप हो पाए? डोंग इस बात को सुनकर अपने फादर से झूठ कहता है। वो कहता है कि शायद से उसकी बॉडी ने अच्छी तरीके से रेड गिनसिंग पिल को एब्जॉर्ब किया होगा। डोंग के फादर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो हंसते हुए कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर लोगे, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। डोंग भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर उसके हाथ पर स्टिक से मारने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब लिन शाओ अपने बच्चों के सामने खांसने लगते हैं। ये देखकर उनके बच्चों को उनकी चिंता होती है एंड वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक हैं। लिन शाओ अपने बच्चों से कहते हैं कि वो ठीक हैं। लिन शाओ डोंग से कहते हैं कि वो डोंग के टैलेंट के साथ काफी ज्यादा खुश हैं। अब लिन शाओ अपने हाथ को आगे करते हैं। उनके हाथ में एक ग्रेड 2 एलिक्सर रखा होता है। वो उस ग्रेड 2 एलिक्सर को डोंग को देते हैं। डोंग उस ग्रेड 2 एलिक्सर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो ग्रेड 2 एलिक्सर एक गोल्डन जेड ब्रांच होता है। डोंग अपने फादर से पूछते हैं कि आप दोबारा से माउंटेन्स पर
इन एलिक्सर को ढूंढने के लिए गए थे? डोंग के फादर इस चीज का जवाब नहीं देते। वो डोंग से कहते हैं, इसके अलावा कुछ समय बाद फैमिली कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसीलिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। तुम एलिक्सर्स के बारे में चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को देख लूंगा। अपने फादर की बात सुनकर डोंग अपने फादर से कहता है, लेकिन आपको भी एलिक्सर्स चाहिए आपकी इंजरीज को ठीक करने के लिए। डोंग के फादर उसे कहते हैं, लेकिन मेरी चोटें जो है वो पुरानी हैं, इसीलिए एलिक्सर्स का उन पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो अभी भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब डोंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए भी उन्हें काफी ज्यादा खांसी हो रही होती है। डोंग की इतनी सफलता को देखकर डोंग के फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अपने फादर को जाता हुआ देखकर डोंग अपने मन के अंदर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में मैं जरूर आपका नाम रोशन करूंगा। अब डोंग टैन से कहता है, चलो अब घर चलते हैं। अब तभी डोंग टैन की तरफ देखता है। टैन की हालत थोड़ी खराब दिख रही होती है, इसीलिए वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? टैन उसे झूठ बोलती है कि शायद से वो भूखी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये सुनकर डोंग उसे कहता है, चलो फिर घर चलते हैं और खाना खाते हैं। अब वो दोनों अपने घर जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। डोंग के मॉम ने डोंग को टैन को बुलाने के लिए कहा होता है, इसीलिए डोंग टैन के रूम पर जाता है उसे बुलाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि टैन बहुत ज्यादा जल्दी सो चुकी है। डोंग टैन के पास जाता है, उसके कंबल को हटाता है एंड वो देखता है कि उसकी बहन जो है वो काफी ज्यादा कांप रही है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। टैन के आसपास काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जो कि टैन को काफी ज्यादा ठंडा बना देती हैं। डोंग ये देखकर कहता है, टैन क्या ये चिलिंग कोल्ड फ्लेयर्ड है? टैन की इतनी खराब हालत को देखकर डोंग अपने फादर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी टैन उसे रोक देती है। टैन डोंग से कहती है, तुम मत जाओ, ये प्रॉब्लम जो है वो काफी सालों से है, यहाँ तक कि फादर भी मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। टैन डोंग से कहती है कि उनके फादर काफी ज्यादा खुश हैं, इसीलिए वो उन्हें दोबारा से चिंता में नहीं डालना चाहती। टैन कहती है कि वो आज की रात के लिए इसे सह लेगी। अब टैन डोंग को अपने साथ रहने के लिए कहती है। टैन की खराब हालत को देखकर डोंग टैन के पास जाता है। टैन को काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही होती है। डोंग टैन की बॉडी को टच करता है एंड कहता है, ये ठंड जो है वो टैन की बॉडी को सता रही है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। डोंग को टैन की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा अफसोस होता है। वो खुद को गाली देता है कि आखिर उसके भाई होने का क्या फायदा है। अब डोंग को एक आइडिया आता है। डोंग टैन से चिपक जाता है ताकि उसे और ज्यादा सर्दी ना लगे। टैन ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। वो डोंग से कहती है कि उसे ये करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसे भी काफी ज्यादा ठंड लग जाएगी। डोंग टैन से कहता है, ये तुमको थोड़ा सा ही मदद करेगा, मैं भी तुम्हारे इस बोझ को सहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पने नहीं दे सकता। टैन डोंग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डोंग उसकी एक नहीं सुनता एंड उसके गले लग जाता है। डोंग को ये सब करता देख टैन के आंसू निकलने लगते हैं। डोंग टैन से कहता है कि उसे और ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। रोते हुए टैन के आंसू बर्फ में बदल जाते हैं। कुछ टाइम बाद डोंग को महसूस होता है कि ये चिलिंग कोल्ड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। डोंग को फील होता है कि ये कोल्ड जो है वो उसके बोन्स को भी ठंडा करके रख देगा। ठंड की वजह से टैन बेहोश हो चुकी होती है और धीरे धीरे करके डोंग भी अपने होश को खोने लगता है। डोंग खुद को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, टैन ने इस प्रॉब्लम से काफी समय तक सफर किया है, ये सोचना कि ये इतना ज्यादा दर्दनाक होगा, भगवान मैं आशा करता हूँ कि कोई चीज टैन की मदद कर सके। अब डोंग टैन को सेव करने की बात करता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि टैन इस टॉर्चर को और ज्यादा सहे। डोंग के ये कहते ही उसका स्टोन जोर से चमकने लगता है। डोंग ये देखकर हैरान हो जाता है। डोंग का वो मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन आसपास की सभी ठंडी हवा को अपने अंदर खींचने लगता है। उस मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन की खींचने की फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ ही टाइम में डोंग का वो मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन आसपास की सभी ठंडी हवा को गायब कर देता है। अब उस स्टोन टेलिस्मैन के अंदर से कुछ बीड्स बाहर निकलती हैं। डोंग उन बीड्स को देख ही रहा होता है, तभी टैन भी जाग जाती है। डोंग टैन से उसकी हालत के बारे में पूछता है। टैन उसे बताती है कि उसे अब ठीक महसूस हो रहा है। ये सुनकर डोंग को काफी ज्यादा खुशी होती है। अब टैन शर्माते हुए डोंग के पास जाती है एंड उसे किस करती है। डोंग ये देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो उसे कहता है कि वो ये क्या कर रही है। टैन डोंग को बताती है कि ये उसके शुक्रिया करने का अंदाज है। अब डोंग शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है एंड जाते हुए वो उसे कहता है कि वो लोग फैमिली हैं, इसीलिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। डोंग के जाने के बाद टैन डोंग के बारे में सोचती है। अब डोंग दौड़ते हुए अपने रूम पर पहुँचता है। वो हाँफने लगता है। अब डोंग सोचता है कि आखिर उसकी बहन ने ऐसी चीज कहाँ से सीखी होगी। अपने इन ख्यालातों को हटाने के लिए वो खुद को पंच मारता है एंड कहता है कि मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। अब डोंग उन बीट्स को ध्यान से देखता है एंड कहता है, इन सभी बीट्स में स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा जेंटल है। जिस आर्ट को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो टेम्पर्ड बॉडी लेवल आर्ट है। टेम्पर्ड बॉडी के ऊपर अर्थली युवान लेवल आती है।
जब कोई वॉरियर अर्थली युवान लेवल में प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और जब कोई हेवनली युवान लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है। और जब यिंग एंड यांग एनर्जी एक वॉरियर की बॉडी के अंदर मिल जाती है तो युवान डैन बनता है, और तब वो वॉरियर युवान डैन कल्टीवेटर बन जाता है। हालांकि हेवन और अर्थ में यिन एंड यांग एनर्जी को डिफरेंट ग्रेड्स एंड कैटेगरीज में ग्रुप्ड किया जा सकता है। एक वॉरियर के युवान डैन स्ट्रेंथ जो है वो उस वॉरियर के यिन यांग एनर्जी के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उसने हाई ग्रेड यिन यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा तो नेचुरली उसकी युवान डैन स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा हाई होगी। ऑर्डिनरी लोग जैसे कि डोंग के फादर एंड ग्रैंडफादर, इन्होंने सिर्फ सेकंड या थर्ड ग्रेड यिन यांग एनर्जी को ही एब्जॉर्ब किया है। जो काफी ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ यिन यांग एनर्जी को ढूंढने के लिए। इन स्पेशल यिन यांग एनर्जी की मदद से ये अमीर लोग अपने युवान डैन को हायर क्वालिटी का बनाते हैं। अब डोंग को समझ में आता है कि उसके हाथ में जो चीज है वो पर्ल्स हैं, व्हाइट यिन पर्ल्स, और ये पर्ल्स जो हैं वो उसके स्टोन टेलिस्मैन ने टैन के आसपास जो ठंडी हवा थी उसको दबा के बनाया है। और इसका मतलब ऑब्वियसली ये स्टोन जो है वो एटलीस्ट ग्रेड 4 लेवल के हैं। डोंग सोचने लगता है कि अगर चिलिंग कोल्ड जो कि सिर्फ हवा में थी उसकी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी वाले पर्ल्स बन सकते हैं तो टैन की बॉडी के अंदर जो चिलिंग कोल्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बचपन से ही टैन के पास स्ट्रॉन्ग चिलिंग कोल्ड है। डोंग सोचता है कि जो उसका स्टोन टेलिस्मैन है उसका टैन के इस चिलिंग कोल्ड को खींचकर रिफाइन करना काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। टैन एंड इस स्टोन टेलिस्मैन के अंदर काफी ज्यादा सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और ये चीज डोंग को और ज्यादा क्यूरियस बनाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर टैन की बात करता है। अब डोंग कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करता है। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के साथ डोंग को रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। डोंग के बॉडी के अंदर युवान पावर जो होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है, और अब डोंग कभी कभार अपनी पेनिट्रेटिंग फिस्ट से 10 एकोस को भी प्रोड्यूस कर पा रहा होता है। अपनी ट्रेनिंग करते हुए डोंग होंग के बारे में सोचता है एंड कहता है, लिन होंग, तुम टैन के बारे में सपना देखना भूल जाओ। अगर तुमने उस पर हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अब तभी वहाँ पर टैन आती है। टैन डोंग को बताती है कि उसे जल्दी से घर जाना चाहिए। डोंग ये सुन थोड़ा कंफ्यूज होता है। अब टैन डोंग को बताती है जब उनके फादर माउंटेन्स पर एलिक्सर ढूंढ रहे थे तब उन पर किसी पावरफुल बीस्ट ने हमला किया और वो अब चोटिल हैं। डोंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब डोंग एंड टैन दौड़ते हुए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। डोंग टैन से उनके फादर की सिचुएशन के बारे में पूछता है। टैन काफी ज्यादा रो रही होती है। अब डोंग अपने घर पर पहुंचता है। वो अपने फादर की हालत देखता है। उसके फादर को काफी ज्यादा चोट आई होती है। डोंग अपने फादर से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? डोंग के फादर इतनी ज्यादा चोट को भी छोटा सा बताते हैं एंड कहते हैं कि वो ठीक हैं। अपने फादर की खराब हालत को देखकर डोंग अपने फादर से कहता है, मैं ग्रैंडफादर से मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ। अपने बेटे की ये बात सुनकर लिन शाओ अपने बेटे को रोक देते हैं। लिन शाओ अपने बेटे से कहते हैं, फादर को वैसे भी क्लैन को बहुत कुछ देना है, इसीलिए तुम्हारे ग्रैंडफादर को इन जैसी चीजों के लिए परेशान करना ठीक नहीं। डोंग ये सुन कहता है, लेकिन आपको काफी ज्यादा चोट लगी है। डोंग के फादर कहते हैं, तुम्हारा फादर इतना भी नाजुक नहीं है, मैं इतनी छोटी इंजरी से नहीं मरूंगा। डोंग एंड टैन को उनके फादर की चिंता होने लगती है। अब डोंग की मदर कहती है, मैं तुम्हारे लिए एलिक्सर को बॉईल करके लाती हूँ। इस बात को सुनकर शियाओ अपनी बीवी को रोक देते हैं एंड कहते हैं कि वो डोंग की ट्रेनिंग के लिए है। इस बात को सुनकर डोंग की मॉम जोर जोर से रोने लगती हैं एंड कहती हैं, आखिर तुम इस समय पर ये क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा? डोंग भी इस चीज के बारे में सोचता है एंड अपने फादर से कहता है, आप बस मदर की बात सुनिए। डोंग के दिमाग में एक आइडिया होता है, इसलिए वो अपनी मॉम से एलिक्सर को लेकर जाता है एंड उसे खुद बॉईल करने की बात करता है। डोंग अपने किचन पर पहुंचता है जहाँ पर वो एलिक्सर को बॉईल कर रहा होता है। डोंग कहता है, जो स्टोन टेलिस्मैन है उसके लिक्विड में एक हीलिंग इफेक्ट है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो ग्रेड 3 के एलिक्सर से कंपेयर की जा सकती है। मुझे नहीं पता कि अगर ये फादर की इंजरीज के खिलाफ इफेक्टिव होगा या नहीं, लेकिन अभी के लिए मुझे ये ट्राई करना होगा। अब डोंग अपने स्टोन टेलिस्मैन के लिक्विड को उस गर्म पानी में डालता है एंड उम्मीद करता है कि उसके डैड ठीक हो जाए। एलिक्सर और स्टोन टेलिस्मैन के लिक्विड को पानी में घोलने के बाद डोंग उसे अपने फादर के लिए लेकर आता है एंड कहता है कि मेडिसिन तैयार है। अब डोंग की मॉम फोर्सफुली डोंग के फादर को उस मेडिसिन को पीने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी भी वो झिझक रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें अपने बीवी बच्चों के सामने झुकना पड़ता है एंड वो उस एलिक्सर को पी लेते हैं। डोंग अभी भी काफी ज्यादा चिंता में होता है। वो बस इसी उम्मीद में होता है कि स्टोन टेलिस्मैन किसी न किसी तरह काम कर जाए। डोंग को उम्मीद होती है कि स्टोन टेलिस्मैन जो है वो उसके फादर के ओल्ड चोटों को भी ठीक कर देगा। कुछ टाइम बाद डोंग की मॉम डोंग के फादर को उनकी हालत के बारे में पूछते हैं।
डोंग के फादर कहते हैं कि उनकी ये छोटी चोट जो है वो बिना मेडिसिन को लिए भी ठीक हो जाएगी। डोंग के फादर का मुंह थोड़ा लाल होने लगता है। अब डोंग के फादर डोंग एंड टैन से कहते हैं कि उन्हें उनकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो ठीक हैं। तभी उनकी बीवी उनके चेहरे के बारे में कहती है। डोंग के फादर को काफी ज्यादा गर्म महसूस होने लगता है। वो जोर जोर से खांसने लगते हैं। ये देखकर डोंग को और ज्यादा चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि मेडिसिन का इफेक्ट उनके फादर के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस चीज ने उनके फादर की इंजरीज को और ज्यादा खराब कर दिया है। अब डोंग के फादर के मुंह से खांसते हुए खून निकलता है। ये देखकर उनका पूरा परिवार चिंता में आ जाता है। अब लिन शाओ काले खून की उल्टी करते हैं। उस खून की उल्टी को देखकर वो सभी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। अब कुछ समय बाद वो दोबारा से लिन शाओ से उसकी हालत के बारे में पूछते हैं। लिन शाओ अभी भी हाँफ रहा होता है। अब लिन शाओ अपनी बीवी से कहता है, ऐसा लगता है मेरी ओल्ड इंजरीज जो है वो थोड़ी ठीक हो चुकी हैं। ये सुनकर डोंग की मॉम एंड उसकी बहन थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन डोंग काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने मन के अंदर कहता है, ये काम कर गया, एलिक्सर काफी ज्यादा इफेक्टिव है। डोंग के फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो डोंग की मदर को हग करते हैं एंड कहते हैं कि मैं ठीक हो गया। लिन शाओ को ये सब कहता देख उनकी बीवी उनसे कहती है कि उनके बच्चे उन्हें देख रहे हैं। अब क्योंकि लिन शाओ काफी ज्यादा खुश होते हैं तो वो कहते हैं, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो फैमिली ही हैं। ये पुरानी इंजरी जिसने कि मुझे 10 साल तक तड़पाए रखा वो फाइनली हील हो चुकी है। अपने फादर को इतना ज्यादा खुश देखकर डोंग अपने मन के अंदर अपने फादर को कांग्रेचुलेशन कहता है। डोंग कहता है कि उन्होंने भी 10 साल देखे हैं, लेकिन उन 10 सालों में अपने फादर को इतना ज्यादा खुश कभी नहीं देखा। डोंग कहता है कि शायद वो ये नहीं समझ सकता कि उसके फादर इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। बस उसे इतना पता है कि उसके खुशहाल और हेल्दी फादर जो है वो वापस आ चुके हैं। डोंग अपने फादर एंड मदर को इतना ज्यादा खुश देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब डोंग टैन से कहता है, चलो हम भी बाहर चलते हैं। टैन ये सुनकर कहती है, लेकिन क्यों? डोंग टैन से कहता है, फादर और मदर को कुछ अकेला समय बिताने देते हैं। मुझे पता है कि उनके पास एक दूसरे को कहने के लिए काफी ज्यादा चीजें होंगी। अब डोंग एंड टैन बाहर आ जाते हैं। डोंग बाहर आके हाँफता है। डोंग अपने मन के अंदर कहता है, ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, मुझे लगा मैंने ऑलमोस्ट अपने फादर को आज मार ही दिया है। अब वो दिन भी बीत जाता है। दोबारा से डोंग अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है। डोंग के फादर डोंग को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। डोंग के फादर डोंग के इम्प्रूवमेंट से काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि डोंग अभी पेनिट्रेटिंग फिस्ट के 7 एकोस को प्रोड्यूस कर पा रहा होता है। डोंग के फादर डोंग को देखकर कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी प्रोग्रेस जो है वो इतनी ज्यादा तेज होगी। डोंग अपने फादर से कहता है, ये सब ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है। डोंग अपने मन के अंदर कहता है, मेरे फादर ने सिर्फ मुझे 7 एकोस को प्रोड्यूस करते हुए देखा है। अगर उन्हें पता चला कि मैं 10 एकोस को प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होगी। अब डोंग अपने फादर से उनकी हेल्थ के बारे में पूछता है एंड कहता है, क्या आपकी इंजरी सारी ठीक हो चुकी हैं? डोंग के फादर कहते हैं, मेरी इंजरी सब ठीक हो चुकी हैं। डोंग ये सुनकर काफी ज्यादा मुस्कुराता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, ये सब उस स्पिरिट लिक्विड की वजह से हुआ है जिसे कि मैंने मिलाया था। अब डोंग एक्साइटेड होकर अपने फादर से कहता है, इसका मतलब ये है कि आप जल्दी ही दोबारा से हेवनली युवान लेवल पर पहुंचेंगे, है ना? ये सुनकर डोंग के फादर कहते हैं, ये इतना आसान नहीं है। पिछले कुछ सालों से जो मेरी चोटें थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि मुझे अब ये नहीं पता है कि वो अब अचानक से हील होना क्यों शुरू हुई, लेकिन अगर मुझे हेवनली युवान लेवल पर पहुंचना है तो ये चीज मेरे चांस पे डिपेंड करती है। अगर मैं पहुंच पाया तो मैं जरूर पहुंचूंगा। डोंग के सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था। अब डोंग अपने फादर से कहता है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अब डोंग उस यिन एनर्जी की बीड को बाहर निकालता है एंड प्रिटेंड करता है कि उसे उसके बारे में नहीं पता। डोंग के फादर उस यिन एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं एंड वो डोंग को बताते हैं कि वो ग्रेड 5 यिन एनर्जी है। डोंग के फादर डोंग से पूछते हैं, आखिर तुम्हें वो कहाँ से मिला? डोंग अपने फादर को झूठ कहता है कि उसे वो माउंटेन से मिली है। अब डोंग अपने फादर से पूछता है, आखिर ये ग्रेड 5 यिन एनर्जी क्या होती है? क्या ये रेयर है? डोंग अभी भी अपने फादर को सच नहीं कहता। उसके फादर उसे बताते हैं कि हेवनली युवान लेवल में फाउंडेशन बनाने के लिए यिन एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है। जो यिन एंड यांग एनर्जी होती है वो 9 ग्रेड्स में डिवाइडेड होती है एंड ये 1 से लेकर 9 तक शुरू होती हैं। जितना हायर ग्रेड होगा उतना ही रेयर वो यिन एंड यांग एनर्जी होगी। हायर ग्रेड के यिन एंड यांग एनर्जी को ट्रेनिंग और अब्सॉर्बिंग करने से तुम्हारा युवान डैन जो है वो भी हाई रैंक का बनेगा। जिस यिन एंड यांग एनर्जी को एवरेज अर्थली युवान वॉरियर्स एब्सॉर्ब करते हैं वो हायर ग्रेड की नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर पास्ट में मैंने जिस यिन एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था वो सिर्फ ग्रेड 3 की थी, और जो ये वाली यिन एनर्जी है इसका ग्रेड 5 है, इसीलिए इसे रेयर कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस चीज के बारे में दूसरों को पता चला तो जरूर काफी ज्यादा अर्थली युवान वॉरियर्स जो हैं वो इसे छीनने के लिए आएंगे। डोंग इन सब चीजों को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, ये सोचना कि जो चिलिंग कोल्ड टैन की बॉडी के अंदर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस सीक्रेट को मैं दूसरों को नहीं पता लगने दे सकता। अब डोंग के फादर डोंग से कहते हैं, अगर मेरे पास इसकी तरह और पिल्स होती तो शायद से मेरी हेवनली युवान लेवल में दोबारा से जाने के कुछ चांसेस होते हैं।
इस बात को सुनकर डोंग के कान खड़े हो जाते हैं एंड वो अपने फादर से कहता है, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको ये चीज़ ला कर दूंगा, आप इस चीज़ के बारे में चिंता मत कीजिए और आगे बढ़िए। डोंग की बात सुनकर उसके फादर कहते हैं, अब क्योंकि तुमने इस चीज़ को ऐसा कहा है तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। डोंग ये सुनकर स्मर्क करता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। अब डोंग मौके का फ़ायदा उठाकर अपने फादर को उसे न्यू मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहता है। डोंग के फादर इस बात को सुनकर कहते हैं, इसका मतलब तुमने ये सब सिर्फ इसी चीज़ के लिए कहा। अब डोंग के फादर डोंग को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि डोंग पेनिट्रेटिंग फिस्ट को काफ़ी हद तक सीख चुका होता है। डोंग के फादर डोंग को एक लोअर कैटेगरी लेवल 2 मार्शल आर्ट सिखाने की तैयारी करते हैं। इस मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम 8 डिसोल्यूशन पाम होता है। डोंग इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अब डोंग के फादर डोंग को 8 डिसोल्यूशन पाम सिखाना शुरू करते हैं। ये 8 डिसोल्यूशन पाम वही टेक्निक होती है जिस पर होंग ने भी काफ़ी हद तक फोकस किया था। 8 डिसोल्यूशन पाम सेट ऑफ पाम टेक्निक्स हैं। अब एक तरफ डोंग के फादर उसे ये मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाते हैं तो दूसरी ओर डोंग के स्टोन टेलिस्मैन के स्पेस में उसके जैसे दिखने वाला वॉरियर भी 8 डिसोल्यूशन पाम को प्रैक्टिस करता है। हालांकि उसकी स्ट्राइक्स जो होती हैं वो डोंग के फादर के स्ट्राइक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। डोंग का ये स्टोन टेलिस्मैन जिन जिन मार्शल आर्ट्स को डोंग सीखेगा उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा और यही चीज़ डोंग के स्टोन टेलिस्मैन को काफ़ी ज़्यादा शानदार बनाती है। डोंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है होंग को चुनौती देने के लिए। अब डोंग ट्रेनिंग करते हुए कहता है, जिस 8 डिसोल्यूशन पाम की शान में तुम घूमते हो होंग, मैं उसी 8 डिसोल्यूशन पाम टेक्निक को तुम्हारे सामने यूज़ करूँगा और तुम्हें हराऊंगा। फैमिली कॉम्पिटिशन में तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए